नमस्कार प्रशिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर सरिता चंद्रवंशी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज का हमारा विषय है इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल किंगडम। जंतु जगत जितना विशाल है उतना विचित्र भी है। स्वयं जंतुओं की संख्या का कोई अनुमान नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक अब तक 10 लाख से अधिक इनकी जातियों की पहचान तथा उनका वर्णन कर चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसके अलावा चट्टानों से प्राप्त जीवाश्मों द्वारा हमें जंतुओं की अनेक ऐसी किस्मों का पता चला है जो पुरातन काल में पृथ्वी पर थी लेकिन अब विलुप्त हो चुकी है। जंतु जातियों की इतनी बड़ी संख्या से जंतु जगत की विविधता, डाइवर्सिटी का पता चला है। कुछ जातियां संख्या में अधिक और कुछ कम पाई जाती है। कुछ जातियां के सदस्य भूमि पर टेरेस्ट्रियल, कुछ के समुद्र में मैराइन, कुछ के स्वच्छ जल या फ्रेश वाटर में जैसे नदी, तालाब, झील आदि, कुछ के पेड़ों पर तथा कुछ अन्य जंतुओं के शरीर में या परजीवी की तरह रहने वाले होते हैं। कुछ जंतु हवा में भी उड़ते हैं। समुद्री जंतु समुद्र में अलग अलग जोन्स पर पाए जाते हैं और उनका विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे बेंथिक जंतु जो समुद्री तल के वासी होते हैं, लिटोरल जंतु जो समुद्र तल के पास होते हैं, एवाइसल जंतु जो समुद्र की गहराई पर पाए जाते हैं और पैलेटिक जंतु जो समुद्र सतह के निकट के वासी होते हैं। इस प्रकार स्थिर जलाशयों के वासी लैटिक तथा नदियों के वासी लोटिक कहलाते हैं। स्थल पर रहने वाले जंतुओं की भूमि पर रहने वाले टेरेस्ट्रियल या बिलों में रहने वाले बोरिंग कहते हैं। कुछ जातियां संसार में कुछ सीमित भागों में फैली रहती है, कुछ रचना में सरल और कुछ जटिल होती हैं। इस प्रकार विविध जातियों के बीच स्वभाव आदि अन्य लक्षणों की विभिन्नताएं भी पाई जाती है जो उनके वास स्थानों से जुड़ी रहती है। ऑर्डर ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता में क्रम। जंतुओं की इतनी बड़ी संख्या और विविधता के बावजूद भी जंतु जगत बहुत ही क्रमबद्ध और व्यवस्थित है। अतः सारी जंतु जातियों का पारंपरिक समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर तुलनात्मक विभाजन करके इन्हें अनेक बड़े और छोटे समूह या टेक्सा में बांटा जा सकता है। उदाहरण है, मछलियों की अनेक किस्म हम सभी ने देखी है, परंतु उन सब की रचना की फिजियोलॉजी, कायिकी में समानताएं होती है, जिसके आधार पर इन्हें एक ही समूह पीसीज में रखा गया है। इस प्रकार सभी स्तनधारी जंतु जैसे गाय, बंदर, मनुष्य आदि जो देखने में काफी भिन्नता होते हैं, सभी को एक ही समूह मैमेलिया में रखा गया है, या क्योंकि इसमें स्तन और बाल पाए जाते हैं। रचना में ऐसी समानता को होमोलोगस या होमोजीनियस कहते हैं। अगर हम मछली, मेंढक, छिपकली, पक्षी, मनुष्य आदि को ध्यानपूर्वक देखें तो पता चलेगा कि इनकी रचना में विभिन्नताओं के साथ साथ महत्वपूर्ण समानताएं होती है। जैसे इन सब के शरीर में हड्डी का बना ढांचा होता है, अतः इन सभी को एक ही बड़े समूह वर्टिब्रेट में रखा गया है। टेक्सोनॉमी ऑफ साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, वर्गीकरण एवं नामकरण विज्ञान। टेक्सोनॉमी वर्गीकरण विज्ञान है, वह जीवों, जंतुओं, पौधों की विभिन्न जातियों के नामकरण और उनकी कुछ महत्वपूर्ण समानता एवं भिन्नता के आधार पर उन्हें निकट संबंधी समूह में व्यवस्थित करने से संबंधित है। इस प्रकार वर्गीकी में जंतुओं और पौधों के अपने संबंधों के आधार पर नाम रखने अर्थात नामकरण, नॉमेनक्लेचर और उनका क्रमबद्ध समूहन अर्थात वर्गीकरण दोनों ही पहलू सम्मिलित है। वर्गीकरण द्वारा जंतुओं का वैज्ञानिक अध्ययन तो संभव है ही, इसके साथ ही साथ इसके विकास क्रम का है। सिम्पसन ने भी ज्ञान प्राप्त होता है कि 1961 में प्राणी नामकरण या जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर की व्याख्या की है। उनके मुताबिक किसी भी दिए हुए प्राणी वर्गीकरण में प्रमाणित जंतु समूह के
प्रत्येक समूह के लिए विशिष्ट नाम का अनुप्रयोग प्राणी नामकरण कहलाता है। उन्होंने प्राणी नामकरण या जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन की भी व्याख्या करते हुए कहा है कि जंतुओं को उनके अपने संबंधों अर्थात उनकी पारंपरिक समानता या निकटता के पर समूह में क्रमबद्ध करना प्राणी वर्गीकरण कहलाता है। द्वारा स्थापित संगठनों के आधार पर वर्गीकरण का संक्षिप्त इतिहास। ईसा पूर्व 5वीं तथा 6वीं शताब्दी में लोग जंतुओं को खाए जाने योग्य अथवा न खाने जाने योग्य के आधार पर वर्गों में विभाजित किया करते थे। तभी से वर्गीकरण की नींव पड़ गई थी। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु 384 से 322 ईस्वी पूर्व, जिनको जंतु विज्ञान का जनक फादर ऑफ जूलॉजी माना जाता है, ने वर्गीकरण का एक अपरिष्कृत क्रम प्रारंभ किया था। वे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने उस समय के ज्ञात जंतुओं और मौलिक समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर निम्न 2 समूह में विभाजित किया। पहला है एनीमा। इसके अंतर्गत उन्होंने लार रुधिर विहीन जंतुओं को रखा, जैसे स्पंज, निडेरिया, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा आदि अकशेरुक प्राणी आते हैं। दूसरा है इनेमा। इसके अंतर्गत उन्होंने लार रुधिर वाले कशेरुकी जंतु को रखा। इस समूह को उन्होंने पुनः 2 उप समूह में विभाजित किया। पहला है विविपेरा या जरायु। इसके अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य, पशु, कुत्ता आदि। दूसरा है ओमीपेरा या अंडायु। इसमें सभी अंडे देने वाले जंतु आते हैं। अरस्तु के बाद वर्गीकरण को क्रमबद्ध बनाने का सर्वप्रथम प्रयास एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन रे ने 1627 से 1705 द्वारा किया गया था। उन्होंने 17वीं सदी में सर्वप्रथम जाति की परिभाषा दी। उन्होंने जाति को एक जनकों से उत्पन्न संतानों का समूह बताया और विभिन्न जातियों का प्राकृतिक संरचनात्मक समूह के आधार पर वर्गीकरण किया। उन्होंने निकट संबंधी जातियों के समूह के लिए वंश या जीनस शब्द प्रचलित किया। स्वीडन के वैज्ञानिक कार्ल वान लिने ने 1707 से 1778 तक वर्गीकरण विज्ञान के वास्तविक जनक माने जाते हैं। 1735 में उन्होंने अपनी सिस्टेमा नेचुरली नामक पुस्तक प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने अपने समय तक ज्ञात सैकड़ों जीव जातियों के द्विनामों और उनके वर्गीकरण की विधि का वर्णन किया है। इस पुस्तक का 10वां संस्करण जो 1758 में प्रकाशित हुआ था। अरस्तु के लगभग 2000 वर्ष बाद वैज्ञानिक जॉन रे ने 17वीं शताब्दी में सर्वप्रथम जंतु जाति की परिभाषा देकर जंतुओं को प्राकृतिक संरचनात्मक संबंधों के आधार पर वर्गीकृत किया। इसके बाद कैलोरस लिनियस ने 1758 में अपनी पुस्तक सिस्टम नेचुरली में क्या जंतुओं का वर्गीकृत किया तथा द्विनाम पद्धति प्रतिपादित किया। इसलिए इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। आज तक भी वर्गीकरण को आधुनिक प्रणाली का आधार है। उन्होंने प्राणी जगत को 6 वर्गों में विभाजित किया। पहला है 4 पैर वाले प्राणी, दूसरा है पक्षी, तीसरा है सर्पिल, चौथा है मत्स्य, 5वां है कीट और 6वां है कृत्रिम। कीटों के अतिरिक्त अन्य सभी अकशेरुक प्राणियों को रखा गया था। कुछ विभिन्नताओं के आधार पर उन्होंने प्रत्येक वर्ग को गणों में, प्रत्येक गण को वंशों या जिनेरा में और वंशों को जातियों स्पीसीज में विभाजित किया। प्रत्येक प्राणी जाति को उसके वंशागत तथा जातिगत नामों को मिलाकर दोहरा नाम दिया। इसी को ही द्विनामकरण कहते हैं। इसी आधार पर कार्ल ने अपना नाम भी बदलकर कैलोरस लिनियस कर लिया था। 18वीं सदी के करीब एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक जियोरस लिनोपोर्ट्स क्योवियर ने वर्गीकरण में एक और संघ फाइलम को सम्मिलित किया था, जिसमें एक ही शारीरिक सामान्य रचना वाले जंतुओं के समस्त वर्गों या क्लासेस को सम्मिलित किया। 1884 और 1887 में आर्नहीरच हिकेल
और ई रे लकस्टर ने आधुनिक प्राणी वर्गीकरण के मुख्य सिद्धांतों की रूपरेखा बनाकर प्रस्तुत की और आधुनिक प्राणी वर्गीकरण के विकास के बारे में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। पहला है जाति, स्पीसीज। जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी तथा प्रारंभिक इकाई होती है जो कि जंतुओं और पौधों के विशिष्ट रूप को दर्शाती है, जिसमें कुछ निश्चित मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और जेनेटिक्स लक्षण पाए जाते हैं। अतः जातियों की स्पष्ट पहचान एवं परिभाषा एक शुद्ध प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली के लिए सबसे महत्वपूर्ण एवं पहली आवश्यकता होती है। जाति शब्द को परिभाषा समय समय पर बदलती रहती है। विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन करने वाले जीव वैज्ञानिक ने इसकी परिभाषा अपने ढंग से अलग अलग की है। अतः जाति के स्वरूप का वर्णन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। जाति का परंपरागत संबोधन। जॉन रे ने 17वीं सदी में विभिन्न जातियों की पहचान संतान उत्पत्ति या रिप्रोडक्शन के आधार पर की है। उन्होंने कहा, वे सब जंतु जिनको उत्पत्ति एक ही किस्म के जनक करते हैं एक ही जाति के सदस्य होते हैं। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरली 1758 में जाति की परिभाषा मॉर्फोलॉजी समानता की कसौटी पर की है। उनके अनुसार मॉर्फोलॉजी समानता वाले प्राणियों के समूह को जाति कहते हैं। एक ही जाति के सभी प्राणी लगभग एक ही दिखाई देते हैं। इस संबोधन के विषय में वानिकीय विज्ञानों को अग्रलिखित मुख्य आपत्तियां हैं। पहला है लैंगिक द्विरूपता। आयु में अंतर या मॉर्फोलॉजी विषमता दिखाई देती है। बहुरूपता के कारण कभी कभी एक ही जाति के विभिन्न जातियों द्वारा भी सदोदर जातियों से व्यापक समानता दिखाई देती है। समय गुजरने के साथ जातियों में परिवर्तन का समावेश नहीं है। जातियों का आधुनिक संबोधन। यह संकल्पना डोजर हर्सनिकी 1937 तथा मेयर 1942 में प्रस्तुत की थी तथा आज तक भी यह संकल्पना क्लासिफिकेशन विज्ञों को मान्य है। उन्होंने जातियों की व्याख्या करते समय मॉर्फोलॉजी गुणों के साथ साथ जातियों के शारीरिक, क्रियात्मक, जीनेटिक्स, पारिस्थितिकी तथा जाति वृत्त लक्षणों को भी ध्यान में रखा। उन्होंने जाति का परिभाषा संस्करण प्राणियों की सृष्टि के रूप में भी की है, अर्थात जाति वास्तविक या संभवतः रूप से संस्करण करने वाले वे प्राकृतिक समूह है जो जनकीय रूप से एक दूसरे के पृथक हो गई है। वास्तव में जातियों में भिन्नता उनके जीनस संरचना के आधार पर होती है। उदाहरण के लिए तितली के विभिन्न सदस्यों का जीनी संगठन समान होने पर भी उसके मॉर्फोलॉजी लक्षणों में अंतर दिखाई देते हैं। ये सभी एक ही जाति के सदस्य हैं। विभिन्नताएं वाली ऐसी जातियों के सदस्य सब स्पीसीज को निरूपित करते हैं। किसी जाति में उसके लक्षणों को अभिव्यक्ति किसी जीव में उपस्थित जीवों के एक निश्चित सेट के आधार पर न होकर परस्पर संस्करण करने वाले समस्त जीवों को सामूहिक जीन पोल के इस प्रकार संपूर्ण संशिष्ट या जनसंख्या की प्रवृत्ति एक ही विकास करने की होती है। आधुनिकतम विचारधारा के अनुसार किसी भी एक जंतु जाति के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। पहला है, यह इंटरब्रीडिंग करने वाले जंतुओं की आबादी होती है। दूसरा है, इस आबादी का एक जीन पोल होता है जिसमें कि जीन्स का स्वतंत्र अभिव्यून होता रहता है। इसके प्रत्येक आबादी में वातावरणीय दशाओं के अनुसार अनुकूल की प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। चौथा है, इस प्रकार इसमें उद्विकास द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति की मूल क्षमता होती है। पांचवा है, प्रत्येक जाति का अपना एक पारिस्थितिकी निके होता है। अन्य जाति वस्तुतः इसका उपयोग नहीं करते। वर्गीकी पदानुक्रम। वर्गीकरण में विभिन्न प्रयोग किए जाने वाले समूह को सवर्ग, कोटि या टेक्साज कहते हैं। वर्गीकी के सबसे छोटे समूह को जाति स्पीसीज कहते हैं जो निकट संबंधित और ऐसे इंटरब्रीडिंग
प्राणियों का समूह होता है जिनके सभी लक्षण लगभग समान होते हैं। वंश या जीनस ऐसी निकट संबंधित जातियों का समूह होता है जिसमें पूर्वजी संबंध तथा मार्फोलॉजी एवं फिजियोलॉजी लक्षणों को लगभग समानता होती है। इस प्रकार कुल फैमिली एक निकट संबंधित जीनस का समूह होता है। पारस्परिक संबंधित एक ऑर्डर बनाते हैं। कई निकट संबंधित ऑर्डर मिलकर एक क्लास बनाते हैं और कई क्लास मिलकर एक फाइलम बनाते हैं। सभी संघों को मिलाकर किंगडम कहते हैं या जंतु जगत कहते हैं। इस सभी समूहों को निम्नलिखित पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। पहला है किंगडम, दूसरा है फाइलम, तीसरा है क्लास, चौथा है ऑर्डर, पांचवा है फैमिली, छठवां है जीनस और सातवां है स्पीसीज। प्रमुख समूहों के बीच में और निकट संबंध स्थापित करने के लिए कुछ मध्यस्थीय समूह जैसे कोटि, विभाग, उपविभाग, अधिसंघ या सुपर फाइलम, सब फाइलम, सुपर क्लास और सब क्लास आदि भी बनाए गए हैं। वानिकी या टेक्सोनॉमी पदानुक्रम को मनुष्य के वर्गीकरण के उदाहरण से स्पष्ट समझा जा सकता है। जंतु जगत प्रमुख समूहों के बीच में और निकट संबंध स्थापित करने के लिए कुछ मध्यस्थीय समूह जैसे कोटि, विभाग, उपविभाग, अधिसंघ या सुपर फाइलम, सब फाइलम, सुपर क्लास और सब क्लास आदि भी बनाए गए हैं। वानिकी पदानुक्रम को मनुष्य के वर्गीकरण के उदाहरण से स्पष्ट समझा जा सकता है। पहला है जंतु जगत, उपजगत मेटाजोआ, शाखा यूमेटाजोआ, कोटि है बाइलेटरियल, विभाग है ड्यूटेरोस्टोमिया, संघ है कार्डेटा, उपसंघ है वर्टिब्रेटा, अधिवर्ग है टेट्रापोड, वर्ग है मेमेलिया, उपवर्ग है यूथेरिया, ऑर्डर है प्राइमेट्स और अधिकुल होमिनाइडिया, वंश है इसका होमो और जाति है सैपियंस। अब देखते हैं नॉमेनक्लेचर। जातियों का नामकरण वैज्ञानिक नाम टेक्सोनॉमी विज्ञान की परिभाषा के नाम है। जब कोई भी टेक्सोनॉमी विज्ञान किसी जंतु समूह के पहचान करके उसका वर्णन करता है तो वह उसके जंतु समूह को एक उचित वैज्ञानिक नाम देता है और इस एक वैज्ञानिक नाम से वह जंतु समूह सब जगत जाना जाता है। इस कार्य में जंतुओं के सामान्य प्रचलित नाम उपयुक्त नहीं होते हैं क्योंकि एक ही जंतुओं को संसार के भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग स्थानीय देसी नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण है, घरेलू चिड़िया को हम लोग गौरैया, अंग्रेजी में स्पैरो, जर्मन में वासीमन, स्पेन वासी वास गौरियान कहते हैं। इतना ही नहीं, एक ही नाम को भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं के लिए भी प्रयोग करते हैं। जैसे अर्थवर्म एवं एस्केरिस दोनों को साधारण केचुआ कहा जा सकता है। एक ही नाम को भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं के लिए भी प्रयोग करते हैं। जैसे अर्थवर्म एवं एस्केरिस दोनों को साधारण केचुआ कहा जाता है। इसके विपरीत एक जंतु जाति या जंतु समूह को सिर्फ एक ही विशिष्ट वैज्ञानिक नाम के द्वारा जाना जाता है। जैसे गौरैया को संसार के प्रत्येक भाग में पैसर डाइमेस्टिकस भी कहा जाता है और भी सभी पक्षियों को एविज कहा जाता है। द्विनाम पद्धति। सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति की व्यवस्था का प्रयोग किया। इसके लिए उन्होंने लैटिन भाषा अथवा लैटिन भाषा के स्वरूप शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी पुस्तक नेचुरली के 10वीं संस्करण में जंतु और पौधों का जातियों के नाम जो नाम पद्धति के अनुसार लिखा और इस पद्धति का आज भी अनुसरण किया जा रहा है। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक जाति को दोबारा नाम दिया जाता है, अर्थात प्रत्येक जाति के नाम में 2 नाम होते हैं। ऐसे नाम में प्रथम नाम उसके जीनस और दूसरा नाम उसके स्पीसीज को प्रकट करता है। पैथेरा लियो, पैथेरा ट्राइग्रस नाम दिए जाते हैं। इन तीनों जंतुओं के नाम से समान रूप से प्रयोग किया गया। पैथेरा में जंतु के वंश का नाम है, जबकि लो टाइगर्स
और पार्टर्स इन जातियों का जातिगत नाम है। वंशागत नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी भाषा के बड़े अक्षर से लिया जाता है, क्योंकि वंशागत नाम सदा संज्ञा होता है। जातिगत नाम हमेशा अंग्रेजी के छोटे अक्षर से शुरू होता है, क्योंकि जाति जगत नाम आदि का अधिकतर विश्लेषण होता है और कभी भी बड़े अक्षर में नहीं लिखा जाता, क्योंकि वंशागत नाम सदा संख्या होता है। जातिगत नाम हमेशा अंग्रेजी के छोटे अक्षर में शुरू होता है, क्योंकि जातिगत नाम अधिकतर विश्लेषण होता है और कभी भी बड़े अक्षर से नहीं लिखा जाता है। यह लैटिन भाषा का ग्रीक भाषा में होते हैं। सदा ही जंतुओं के वंश एवं जाति के नाम अंग्रेजी भाषा के तिरछे इटैलिक लिखे जाते हैं। त्रिनाम पद्धति उपजातियों के नाम रखने के लिए इस व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। कुछ जातियों के विभिन्न आबादियों में विभिन्न वातावरण में रहने या अन्य कर्म से कुछ महत्वपूर्ण असमानताएं हो जाती है, तो उन्हें उपजाति मान लेते हैं। वह अन्य उपजातियां वर्गीकरण में जाति के नीचे की कोटि में होती है। उपजातियों के नाम रखने के लिए इस व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। कुछ जातियों की विभिन्न आबादियों में विभिन्न वातावरण में रहने या अन्य कर्म से कुछ महत्वपूर्ण असमानताएं हो जाती है, तो उन्हें उपजातियां मान लेते हैं। वह उपजातियां वर्गीकरण में जाति के नीचे की कोटि में होती है। प्रत्येक उपजाति के लिए एक नया नाम निर्धारित करके इसे उस जाति के नाम के बाद जोड़ दिया जाता है। जिस जाति की यह जाति होती है वह जाति नाम भी लेती है या लैटिन स्वरूप भी होते हैं। अब देखते हैं प्राणी नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता। सन 1898 में अंतर्राष्ट्रीय जंतु विज्ञान कांग्रेस के तत्वाधान में जंतु जातियों के नामकरण हेतु लिनियस की द्विनाम पद्धति के ही अनुसार कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियमों का मान्यता दी गई, ताकि प्रत्येक जाति का संपूर्ण संसार में एक ही वैज्ञानिक नाम हो और कोई एक नाम कई जातियों के लिए नाम निर्धारित कर लिया गया है। 1901 में नाम पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय कोड सिद्धांत रूप से स्वीकृति किया गया, जो कि 1904 में रेगलिस इंटरनेशनल डी ला नॉमेनक्लेचर जूलॉजिकल के नाम से प्रकाशित हुआ। पहला है, किसी भी प्राणी या पादप का वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा के व्युत्पन्न होना चाहिए। दूसरा है, जाति के नाम के लिए द्विनाम पद्धति की व्यवस्था और उपजाति के नाम के लिए त्रिनाम पद्धति की व्यवस्था होनी आवश्यक है। तीसरा है, वंश का नाम केवल एक शब्द का होना चाहिए और इसका प्रथम अक्षर बड़े अक्षर से प्रारंभ होना चाहिए। जाति के नाम का पहला अक्षर छोटा होना चाहिए। चौथा है, जाति का नाम सदा इसकी विशिष्टता को प्रदर्शित करता है। पांचवा है, जंतु जगत के अंतर्गत दो वंश एक ही नाम के नहीं होने चाहिए और एक वंश के अंदर दो जातियों के नाम समान नहीं होने चाहिए। छठवां है, उपजाति का नाम सदैव जाति के नाम के बाद में आता है। सातवां है, प्राणी और पादप के वंशों का नाम एक हो भी सकता है, परंतु ऐसा कम से कम होना चाहिए। आठवां है, 1785 ईस्वी के पूर्व के नामों को मान्यता प्राप्त नहीं है। 1785 ईस्वी के नाम को उसी दिशा में स्वीकार किया जा सकता है जबकि ये अंतर्राष्ट्रीय संहिता का पालन करते हो। नौवां है, उस लेखक का नाम जो वर्णन करते समय जाति के नाम को सर्वप्रथम प्रकाशित करता है, जाति के पश्चात लिखा जाना चाहिए। 10वां है, प्रथम प्रकाशित वंशागत अथवा जातिगत नाम को प्रमाणित माना जाता है। बाद में दिए गए अन्य सभी नाम निष्कृत अथवा पर्यायवाची होते हैं। 11वां है, इस कुल के सभी वंशों में से किसी एक के नाम को इटैलिक शब्द को जोड़कर कुछ का नाम बनाया जाता है। कृत्रिम एवं प्राकृतिक वर्गीकरण। प्रारंभिक वर्गीकरण की रूपरेखा जो लिनियस ने भी प्रस्तुत की थी, जंतुओं के बाहरी लक्षणों एवं समानताओं के ऊपर आधारित थी। इस प्रकार के लक्षण जंतु जाति के मौलिक संबंधों को स्पष्ट नहीं करते, अतः वर्गीकरण की इस प्रकार की रूपरेखा कृत्रिम थी। वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान जंतु जातियों की उत्पत्ति सह पूर्वजों से विभिन्न दिशाओं में जैव उद्विकास
के फलस्वरूप हुई है, जिसके कारण जातियों में कम या अधिक विकास की संबंध होते हैं, जिसके अनुसार उन्हें छोटे बड़े समूह में बांटा जा सकता है। कृत्रिम वर्गीकरण के विपरीत प्राकृतिक वर्गीकरण मूलतः जंतु जगत की प्राकृतिक अनुरूपता, सुव्यवस्था एवं क्रम पर आधारित है। अतः हमें इससे केवल जानने की जरूरत है। प्राकृतिक वर्गीकरण में जातियों का विविध समूह में बांटने के लिए इसके ऐसे फंडामेंटल लक्षणों को जानना चाहिए जिसके लिए इनके आनुवंशिक एवं जेनेटिक या ब्लड रिलेशनशिप का पता चले। जंतु जगत के आधुनिक वर्गीकरण की रूपरेखा। प्रकृति के समस्त जीवों के 5 जंतु जगत पाई जाती है। मानव के प्रकृति में शुरू से ही 2 प्रकार के जीवों को पहचाना जाता है, जंतु एवं पादप। लिनियस ने उन्हें क्रमशः जंतु जगत और पादप जगत की निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर पृथक किया। जंतु जगत और पादप जगत। जंतु जगत के अंतर्गत है, पहला है इसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होती है, और पादप जगत में इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होती है। दूसरा है कोशिकाओं के चारों ओर सेलुलोज की बनी निर्जीव कोशिका भित्ति या सेल वॉल का अभाव होता है। पादप जगत में कोशिकाओं के चारों ओर सेलुलोज की बनी निर्जीव सेल वॉल उपस्थित रहती है। तीसरा है गमन एवं संवेदना की क्षमताएं अधिक विकसित होती है जंतु जगत में। पादप जगत में ये क्षमताएं पादप में बहुत कम विकसित होती है। जीवों की यह 2 जगत वर्गीकरण प्रणाली बड़े अर्थात स्थूलकाय जीवों के लिए भी ठीक है, परंतु 17वीं सदी में लीवेनहॉक ने 1677 द्वारा खोजे गए सूक्ष्म एवं अधिकांश एक कोशिकीय जीवों जैसे बैक्टीरिया, नीले हरे सेवेल एवं प्रोटोजोअन्स और पूर्णतः हरित ग्रीन लेकिन फिर भी पादप समान फंजाई इस प्रणाली में फिट करने में वैज्ञानिक प्रारंभ से ही संकुचित रहते हैं। इस प्रणाली में प्रोटोजोअन को जंतु जगत और बैक्टीरिया, नीले हरे सेवेल तथा कवकों को पादप जगत में सम्मिलित किया जाता है। बैक्टीरिया होते हैं जिसके आनुवंशिक पदार्थ तो होता है, परंतु इस आनुवंशिक पदार्थ को पृथक रखने हेतु इसमें न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं होता, एवं नीले हरे सेवेल ऐसे सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव साइटोप्लाज्मा या कोशिका द्रव्य की से इसलिए इसमें प्रोकैरियोटिक या पूर्व केंद्रक विहीन कोशिकाएं कहते हैं। हिकेल ने इसके लिए एक पृथक मोनेरा जगत की स्थापना की। प्रोटोजोआ या प्रोटोजोआ की एक कोशिकीय होते हैं, परंतु इसमें न्यूक्लियस है। प्रोटोजोअन्स की विभिन्न जातियों में या तो जंतु सुकेंद्रिक या यूकैरियोटिक कोशिकाओं के रूप में होते हैं, अतः यह स्वतंत्र जीवनयापी यूकैरियोटिक या अथवा पादपों से स्पष्ट लक्षण ही नहीं होते, या फिर दोनों ही के लक्षण एक साथ पाए जाते हैं। हिकेल ने सन 1868 में इसके लिए एक पृथक प्रोटिस्टा जगत की स्थापना की। ओरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखिए प्लांट्स, फंजाई, एनिमल, पहला है मोनेरा, फिर है प्रोटिस्टा, फिर उसके बाद उसका डिवाइड किया गया है प्लांट्स, फंजाई और एनिमल्स। तो आज आपने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल किंगडम के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।